बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तला आपसे बात कर रहा हूँ और हमारा आज का टॉपिक है पेडागोजी। हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको इंशाल्लाह 17 to 18 लेक्चर में सारा पेडागोजी का कोर्स मिल ही जाएगा। अब ज़्यादा बात नहीं करते, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ जाए तो बाकी सारे वीडियो देखें, वरना आप मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कहें, मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। ओके, व्हाट इज़ पेडागोजी? इस फर्स्ट लेक्चर में हमें पेडागोजी के बारे में पढ़ना है कि पेडागोजी किस बला का नाम है जो लोग इससे इतना ज़्यादा डरते हैं। और साथ ही हमने इसमें मुख्तलिफ पेडागोजी के साथ जो टर्म है लाइक एंट्रोगोजी, हेक्टोगोजी वगैरह में डिफरेंस देखेंगे। फिर हमने टीचर के रोल के बारे में पढ़ना है, फिर टीचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है, और फिर हमने इसके बारे में भी पढ़ना है कि मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट और फिलासफर्स ने टीचिंग के हवाले से क्या बातें की है, उसने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की है। फिर हमने असेसमेंट के बारे में बात करनी है कि पेडागोजी में असेसमेंट क्या चीज़ होती है और इसके लिए कौन सी रोल हमने रूब्रिक्स हमने यूज़ करना होता है, कौन सा फार्मूला है आईक्यू मालूम करने के लिए और इसका मकसद क्या है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ पेडागोजी? हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पेडागोजी क्या है? पेडागोजी असल में एक आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग है। आर्ट मीन्स आपने प्रैक्टिकल किस तरह करना है, और इसके साथ हमने थ्योरेटिकल जो साइंस है इसके पीछे उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। पहले हमने इसके साइंस को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने इसको एज अ आर्ट हमने फिर अप्लाई करना है क्लासरूम में, जिसका फोकस क्या है। पेडागोजी का ये एक आर्ट और साइंस है जिसका फोकस है कि हम किस तरह नॉलेज और स्किल को इम्पार्ट कर सकते हैं एजुकेशनल सेटिंग में अपने स्टूडेंट को हमने जो कुछ सीखा है एज अ टीचर, हम को जो कुछ आता है हमने अपने स्टूडेंट को किस तरह इम्पार्ट करना है। तो हमने पेडागोजी में ये चीज़ें पढ़नी है, इसके बारे में हमने जानना है। इसमें हमारे साथ आता है टीचिंग मेथड्स के टीचिंग स्ट्रेटजीज जो होते हैं, मतलब इसमें हमारे साथ एज अ टीचर हमने कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं ताकि हम अपने बेस्ट वे से अपने लर्नर को अपना नॉलेज इम्पार्ट कर सके। लर्निंग थ्योरीज के बारे में पढ़ना है कि कौन सी थ्योरीज है, कौन से अप्रोचेज है जिसको यूज करते हुए, जिसको एज अ टूल यूज करते हुए हम अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बना सके। अब क्लासरूम मैनेजमेंट है कि हमने अपने क्लास को किस तरह मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को बैठे हुए हैं तो हमने अपने क्लासरूम को किस तरह मैनेज करना है, किस तरीके से हमने इसको पढ़ाना है, कौन से रूल्स, कौन से मटेरियल हमने यूज करना है, वाइट बोर्ड यूज करना है, मल्टीमीडिया यूज करना है, क्या चीज हमने इस्तेमाल करना है। इस तरह अगर हमारे साथ मेडल के स्टूडेंट बैठे हुए तो हमने फिर किस तरह पढ़ना है, इनको पढ़ाना है। तो लास्ट में ये एक बहुत ही प्यारा जुमला लिखा हुआ है, मैं आपको मैं ये हाईलाइट कर लेना चाहता हूँ इसको। ये वाला जो फिक्रा है वो कह रहा है ना, पेडागोजी इज नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। टीचर्स का ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वो जो उसने सीखा है वो स्टूडेंट को बताए कि हाँ ये है। फॉर एग्जांपल न्यूटन ना है, वो उसको कहे कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये टीचर को आता है स्टूडेंट को पढ़ा नहीं, बल्कि इसने लर्नर को गाइड करना है कि इस लॉ में आपको ये मसाइल आ सकते हैं, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। आपने क्रिटिकल थिंकिंग को उसके प्रमोट करता है कि टीचर उसको क्रिटिकली उसको प्रमोट करता है कि आपने ये लॉ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये साइंस के साथ रिलेटेड है, ये हमारे सोसाइटी के साथ रिलेटेड नहीं है। जिस तरह हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में हम कोई कोई बंदा हमारे साथ कुछ करे तो वो फिर हम इसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। हमारा मतलब ये होता है कि जो जो कुछ आपने मेरे साथ किया है वो खुद भी आप फेस करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपसे बदला ले लूँगा। तो ये चीज़ें है कि टीचर ने इसको ये समझाना है कि ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी क्रिटिकल थिंकिंग को उसने प्रमोट करता है। इज़ अ टीचर, इज़ अ गुड टीचर, इज़ आइडियल टीचर। हमारे माशरे में टीचर है, ये नहीं है कि टीचर नहीं, बल्कि आइडियल टीचर ने। ये हम सब बातें आइडियल टीचर के बारे में करते हैं कि एक आइडियल टीचर जिसको बंदा फॉलो करके गुड टीचर की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, हम अब जाते हैं एटोमोलॉजी ऑफ पेडागोजी की जानिब। एटोमोलॉजी ऑफ पेडागोजी है क्या?
एटोमोलॉजी अगर हम यहीं पे कहीं पे भी हम इसको देखें ये वर्ड को, इसमें असल में हम वर्ड की स्टडी करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है, इसकी मानी क्या है, ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी मीनिंग में कोई चेंजेस आई, यानी हिस्ट्री ऑफ वर्ड के बारे में हम देखते हैं। तो पेडागॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, और ये ग्रीक वर्ड जो है पेडागॉग, ये चाइल्ड गाइड या लीडर के लिए हम इस्तेमाल करते थे। अ, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता था? चाइल्ड गाइड या लीडर। पहले इसको देखते हैं। पाइस मीन्स चाइल्ड, एगोग मीन्स लीडर और गाइड। असल में ये होता था कि ग्रीक टाइम में जो पेडागाग होते थे वो एक स्लेव होते थे, स्लेव या सर्वेंट होते थे, जो अमीरों के बच्चे होते थे, उसको स्कूल की तरफ लेके जाते थे, उसके होमवर्क में उसके हाथ बटाते थे। तो ये सारे जो काम करते थे, एक सर्वेंट होता था, उसको वो पेडागाग का नाम देते थे। ये टाइम के साथ ये वर्ड जो है चेंज होता गया और इसको टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए इस्तेमाल होने लगा। बाकी आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान में टीचर्स का जो रौड़ा बना हुआ है वो इसी वजह से बना हुआ है कि इसका जो टर्म ही स्लेव से निकला आया हुआ है। इसने वो अफसर वाली मराहत नहीं हासिल करनी, बल्कि एज अ स्लेव जो स्टार से आया हुआ है, यहीं एज अ स्लेव उसने रहना है। बस सिर्फ CD70, लेकिन वो नकारा वाला CD70 पे उसने घूमना तैरना है। उसको कोई मराहत, कोई बजट में सो इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगनी। चलो ये तो आउट ऑफ कोर्स बातें थी। अच्छा, अब हम देखते हैं पेडागोजी वर्सेस इंटरगार्डी, ये लर्निंग अप्रोचेस है, यानी इसमें क्या फर्क होता है? पेडागॉजी जो होता है ये असल में टीचर सेंटर होता है। जो टीचर कहता है बस सो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट कहता है कि हाँ टीचर आपने बहुत अच्छा कहा है, जो कुछ कहा है सही कहा है। जबकि एंड्रोगाजी में इस तरह नहीं होता, ये एडल्ट सेंटर होती है। इसमें डिस्कशन होती है, बंदा क्वेश्चन करता है कि सर आपने ये क्यों किया, इस तरह क्यों किया, क्योंकि बंदा एडल्ट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। अब देखते हैं, ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो पेडागाजी जो है टीचिंग टू चिल्ड्रन के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ उसका लिंक है। और टीचर जो होता है यहाँ पे प्राइमरी अथॉरिटी होता है, बेसिक अथॉरिटी टीचर ही होता है लर्निंग प्रोसेस में। टीचर जो कुछ कहता है स्टूडेंट उसको बस मान ही लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता प्राइमरी लेवल पे बंदे का एक्सपोजर कितना होता है, उसको कुछ भी नहीं होता, उसको बेसिक जो चीजें हैं, फाउंडेशंस ऑफ थिंग्स है, उसको नहीं पता होता। तो टीचर जो उसको बताता है, उसका ब्रिंगिंग करता है, तो सब कुछ उसको वहां से सीखनी पड़ती है और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होते। अच्छा, उसका एम्फेसाइज क्या होता है पेडागॉजी का? ये स्ट्रक्चर, लेसन, मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन, इन सब चीज पे उसका फोकस होता है। एम्फेसाइज इसका पेडागॉजी का इसी पे होता है। लेसन जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस वाइज होता है, क्योंकि स्टूडेंट अभी इतने मैच्योर नहीं होते वो खुद लिंकिंग पैदा करे। और फिर इसके साथ मेमोराइजेशन पे भी ज्यादा ध्यान दी जाती है। जिस तरह हम बहुत सी चीजें वो याद करते हैं, हमको समझ ही नहीं आती लेकिन हम याद करते हैं। रिपीटिशन पे बार-बार उसकी तकरार होती है, तकरार के साथ ही बंदा वो उसको बस याद ही कर लेता है। फिर जब बंदा बहुत ही मैच्योर हो जाता है तो उसको पता चलेगा, ओह! हमने तो ये पढ़ पढ़ रहे थे प्राइमरी लेवल पे, तो अभी उसका मकसद ही यही था कि हमको एजुकेट कर सके, हमको सोशलाइज़ कर सके, इन सब चीज़ों का मतलब ही यही था। लेकिन उस वक़्त प्राइमरी लेवल पे बंदे को ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन इस ये जो करना पड़ता है ना, हम इतने बैकवर्ड एरिया से है, हमारा इलाका, हमारा पाकिस्तान ही ऐसा ही है, बाकी मुल्कों का थोड़ा हमसे एडवांस ही होगा। अच्छा, इसमें कॉमन मेथड्स जो होते हैं, यूज़ होते हैं, वो लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होते हैं। यानी लेक्चर टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, इस तरह असाइनमेंट बच्चों को देता है कि आपने ये लिखाई करके आनी है वगैरह। और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना टीचर को पता लगना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट कितना पानी में है, उसको किस तरह मैं स्टार्ट कर लूँ। यहाँ पे स्टूडेंट का स्टार्टअप लेना होता है। जिस तरह हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, पहले स्टार्टिंग उसका वो मुश्किल होता है, जिसकी बैटरी खराब होती है ना जिस गाड़ी की, तो उसका स्टार्टअप मुश्किल होता है। पहले जब स्टार्ट हो जाए ना, तो वह बाकी सफ़र वो खुद ही कर लेता है। बहुत तेज़ कर लेता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का स्टार्टअप होता है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है, स्टैंडर्डाइज़ असेसमेंट करनी पड़ती है ताकि टीचर को पता चले कि मेरा स्टूडेंट कितना पानी में है। तो फिर जितना पानी में है उसके मुताबिक उसके लिए टीचिंग
स्ट्रेटजीज वो मुतयन करता है कि मैंने इसको इस तरह पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है वगैरह। अच्छा, इंड्रोगाजी ये एडल्ट सेंटर्ड लर्निंग है। इसका फोकस जो होता है एडल्ट लर्नर होता है। ये जो मैच्योर बंदे होते हैं उसका जो होता है प्रियर एक्सपीरियंस एंड सेल्फ डायरेक्टेड नेचर होता है। यानी ये स्टूडेंट पहले से ही जानते हैं कि ये चीज़ ऐसे, ये सिर्फ उसको डेवलप ही कर लेते हैं। उसका एम्फेसाइज जो होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग ही होता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है, लेट्स सपोज प्राइमरी लेवल पे हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको क्रिटिकली मतलब बहुत सी जावियों से हम उसको देखते हैं। ये जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इनकरेज करता है, डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। यहाँ पे डिस्कशन होता है, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन एराइज करते हैं, पार्टिसिपेशन को इनकरेज करते हैं, उसको शाबाशी दी जाती है कि शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे पाकिस्तान में ना ये बात है कि जो क्वेश्चन करता है तो उसको हम तगड़ा मानते हैं, उसको हम लायक मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो अ, रट्टा मार के आते हैं, कोई कोई इसको बताते हैं कि ये क्वेश्चन टीचर से कर लो। हाँ, एक बात है, अगर ये बंदा खुद से ये क्वेश्चन एराइज करे तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसका मतलब टीचर की तजलील नहीं बल्कि खुद जानने की कोशिश करनी। हमारे यहाँ 90% प्लस जो क्वेश्चन होते हैं उसको टीचर की तजलील और अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश कि मैं इतना लायक हूँ होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिहाज से। अच्छा, इसमें कॉमन मेथड क्या होते हैं? केस स्टडीज होते हैं। एक केस स्टडी ले जाती है। केस स्टडी मीन्स एक बात उसको लेके आते हैं, उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये जनरल हम नहीं पढ़ते, जिस तरह हम प्राइमरी लेवल पे जनरल पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनीशन पढ़ते हैं वगैरह, बल्कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि इसमें क्या-क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, ये किस तरह बना, क्यों बना, किसने बनाया वगैरह, ये सब कुछ इसमें केस स्टडी में हम पर करते हैं। ग्रुप डिस्कशन होती है। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है इसमें, तो प्रोजेक्ट बेस में ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उसको पता होता है ना कि उसमें टीचर कोई प्रोजेक्ट दे देता है बंदे को, और वो ग्रुप होता है, ग्रुप में उसको करना होता है, क्लास को ग्रुप में डिवाइड करती है। उसका असल में मतलब ये एंड्रोगॉजी है। हम ये हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो एंड्रोगॉजी के अंदर ही आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। अच्छा, क्या ग्रुप डिस्कशन होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ी। अब ये हम दूसरे टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। एडवांस लर्निंग थ्योरीज क्या है? हेक्टोगॉगी, ये सेल्फ डिटरमिन लर्निंग मतलब ये है। इसका डेफिनेशन क्या है? जिस जहाँ पे लर्नर जो है वो फुल कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग लेता है। यानी स्टूडेंट जो होता है, लर्नर जो होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या कुछ लर्न करना है, और वो उसको लर्न करने की कोशिश करता है। वो टीचर के ज़िम्मे नहीं होता, वो पेरेंट के ज़िम्मे नहीं होता कि उसको कहे कि बेटा बैठ जाओ। फॉर एग्जांपल अब हम हैं, हम हेक्टोगॉगी में है आते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैच्योर बंदे हैं, हमने बीएस ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अब हमारा गोल जो है वो ये है कि हम अच्छी जॉब सिक्योर कर लें। तो अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए किसी ने हमको नहीं बताना कि आप बैठ जाओ, आप जॉब की वजह से ही आप बैठ जाते हो। आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ें करनी है तब मुझे जॉब मिलनी है। वरना नहीं मिलनी, आपको समझ आने लगती है, तो हम एक्टोगॉग है। इसमें स्टूडेंट जो है अपना करिकुलम सेट करते हैं, अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में जो है सोचते हैं कि अगर मैंने ये जॉब हासिल की तो इसके बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो सारी लाइफ लॉन्ग जो उसका वो एक्टिविटीज़ है वो उसको टेबल चार्ट पे लेके ही आते हैं। उसका सेल्फ एम्फसाइज होता है सेल्फ मोटिवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। वो मोटिवेट होते हैं, अपने आप से मोटिवेट हो जाते हैं। कोई इसको मोटिवेट नहीं करता, कोई प्रेशर वगैरह की वजह से मोटिवेट नहीं हो जाता, बल्कि अपने खुद से उसको पता चल जाता है। हाँ, सिंपली। अच्छा, एक पेडागोजी होता है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग इसको कहते हैं, जहाँ पे कोलैबोरेशन के थ्रू लर्निंग होता है और नॉलेज को शेयर किया जाता है। ये जो ग्रुप स्टडी हम करते हैं ना यूनिवर्सिटीज में, ये पेडागोजी होता है असल में। और ये पीयर टू पीयर मीन्स आपका जो वो होता है कोलीग नहीं, मतलब स्टूडेंट आपके लेवल का जो होता है स्टूडेंट, उसके साथ लर्निंग होती है आपके साथ।
इसमें टीम वर्क जो होता है एंड डिस्कशन इनकरेज होती है। यहाँ पे टीम वर्क और डिस्कशन असल रूल इस इन चीज़ों का ही होता है। और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग जो होती है, ये जो है फोस्टर हो जाती है कि जहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ज़िम्मे ले लेता है। ये नहीं कि एक बंदा है, ग्रुप का लीडर है, बस सारे रिस्पॉन्सिबल नहीं। ग्रुप लीडर इसको सिर्फ बताता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो सारे ये ज़िम्मेदारी लेके आते हैं क्योंकि इन सबको पता है कि ये जो हमने साइंस में एक पढ़ा है, कल के टेस्ट में भी एक आया हुआ था म्यूचुअलिज्म का। ये यहाँ पे म्यूचुअलिज्म होता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने स्टडी नहीं किया तो सारा चेन खराबी होता है। अच्छा, साइबर गाजी, डिजिटल लर्निंग, ये जो हम अभी हम स्टार्ट है, ये साइबर गाजी है। एंगेजिंग लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम लर्नर्स को एंगेज करते हैं, लर्नर्स को प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल क्लासरूम एंड मल्टीमीडिया वगैरह, ये सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका एंट्री टू डिजिटल टूल जो है फोकस वहाँ पे होता है। यहाँ पे ये देखो, मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ है, आपको लेक्चर भी दे रहा हूँ और साथ ही मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट भी खुला हुआ है, यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनाइज वे में। हाँ, लेकिन एक कमी है जहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उस कमी को पूरा करने के लिए यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप कमेंट करेंगे कि सर ये क्या है, वो क्या है, तो फिर वहाँ पे आपको आंसर मिल दी जाएगी। तो ये साइबर गाजी में ही आती है ये सब चीज़ें। अच्छा, रूल ऑफ टीचर। रूल ऑफ टीचर जो होता है, ये एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग होता है। यहाँ पे स्टार्ट में हमने एक बात की कि द रोल ऑफ टीचर इज नॉट इम्पार्टिंग द नॉलेज। सिर्फ ये नहीं होता है, बल्कि उसको फैसिलिटेट करना है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। मतलब अपने ये जो है ना, फॉर एग्जांपल एक पत्थर है आपके हाथ में, तो उस पत्थर को आपने लिया और इसको फेंक दिया। तो ये टीचर का ये मतलब नहीं है कि ये पत्थर जो है उसके इसको इस मिसाल से ले लो कि ये पत्थर है, उसके साथ नाले ये उसका नॉलेज है टीचर का, और उसने इसको पकड़ा और उसको फेंक दिया स्टूडेंट, नहीं। बल्कि इस टीचर का मकसद यही होना चाहिए कि इस पत्थर के पीछे उसने एक धागे के साथ उसने उसको बांधा होता है और इसको फेंकता भी है, और धागे के थ्रू उसको पैर वो भी करता है, गाइड भी करता है कि आपने यहाँ पे यहाँ पे स्टे करनी, यहाँ पे स्टे करनी, यहाँ पे स्टे करना है। उम्मीद है आपको समझ आई गई होगी। अच्छा, अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर हम पढ़ते हैं कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये एक नॉलेजेबल एंड पैशनेट होता है, उसको अपने जो फील्ड है उसके बारे में बिल्कुल बहुत ज्यादा इल्म होना चाहिए, उसको हर चीज उसके बारे में उसको आना चाहिए। ये टीचर का होता है, क्वालिटी होना चाहिए। और पैशनेट होता है, उसमें एंथुसियाज़्म होता है। वो बखुशी ही अपने लेक्चर डिलीवर करता है स्टूडेंट के साथ। वो जो कहते हैं ना कि टीचर बाय चॉइस, ओके। मतलब टीचिंग जो है ना, आपने एज़ अपना प्रोफ़ेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है, मुझे टीचिंग बहुत अ, मज़ा देता है कि मैं किसी चीज़ को पढ़ा लूँ, तो ये अब मेरा पैशन है। तो गुड टीचर की एक क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में मौजूद है, तो ये गुड टीचर की क्वालिटी होती है। ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में है ना, सिर्फ़ बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए फिर सरकारी टीचर लग जाता है, तो फिर स्टूडेंट को पढ़ाता ही नहीं है कि यार मैं क्लास नहीं ले सकता स्टूडेंट। ये सरकारी स्कूल अभी खाली है हमारे केपीके में, इसकी वजह यही है कि टीचर पैशनेट नहीं है। अच्छा, एंगेजिंग एंड कम्युनिकेट जो, वो इस तरह अपने इन्फॉर्मेशन को क्लियरली वे में उसको उसने प्रेज़ेंट करना होता है, ताकि ये जो उसका लर्निंग प्रोसेस होता है वो इंटरेस्टिंग हो। आपके जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें आपने बहुत से टीचर देखे होंगे कि वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन 1-2 मतलब 100 में से 1-2 आपको ऐसे मिल जाते हैं कि उसका लेक्चर आपको सुनना ही बहुत पसंद करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके साथ आपका बिल्कुल दिल नहीं लगता, लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर जो वो एंगेजिंग हो और कम्युनिकेटिव हो, वो आपको पढ़ाए, तो बस मज़ा की ही क्या और होता है। पैशनेट एंड सपोर्ट जो होता है कि यानी वो जो है ना, सब्र है उसमें होता है, और बस स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब लर्नर को जो है ना, ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट का सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट को डर ना लगे, वो क्वेश्चन की इसको आज़ादी हो,
और अगर कोई स्टूडेंट उससे क्वेश्चन करे तो उसको इनकरेज करे, उसको डिस्कशन को, उसकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करे। ये ना करे कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, उसको यार मेरे स्टूडेंट गुल खान, आपका ये स्टूडेंट नहीं, आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता है? नहीं, ओ बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा यार, क्या बात है आपके क्वेश्चन की, बहुत अच्छा, बिल्कुल आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन किया करो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मुझे इल्म नहीं है तो मैं बाद में दे दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ। तो इस तरह इसको इनकरेज, उसके डिस्कशन को इनकरेज कर ले, ये गुड टीचर की निशानियां होती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके जिम्मेदारियां होता है, उसका लेसन प्लानिंग। जब वो क्लास से पहले आता है तो उसको चाहिए कि अपने लेसन को प्लान कर ले, उसके बारे में प्लानिंग कर ले, वो इसको एक स्ट्रक्चर दे ले, इंगेजिंग लेसन की को स्ट्रक्चर दे ले कि मैंने पहले स्टूडेंट को ये पढ़ाना है, फिर उससे क्वेश्चन करना है, फिर ये वाली चीज पढ़ानी है, ये सारी उसको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ये नहीं करता तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसके इख्तियारात है, सॉरी उसकी लवाजिमात है, वो पूरा नहीं करता। फिर उसको इंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटेशन, वो अपनी जो टीचिंग है वो उसको इफेक्टिव वे से उसको करना चाहिए, उसको डाइवर्स मेथड उसको अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेथड से उसको एक टॉपिक है समझ ना आ जाए तो दूसरी मेथड अप्लाई करे, उसको बहुत सी मेथड आनी चाहिए हुई हो, लेक्चर मेथड हो, डिस्कशन मेथड हो, क्वेश्चन मेथड हो, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। हमारा एक टीचर होता था तो वो कहता था उर्दू पढ़ाता था, लेकिन देखो हमारे उर्दू में हमारे इतना पैशन नहीं होता, हम इसको इतना सही तरीके से नहीं लेते। वो कहता था कि मुझे 20 तरीके मालूम है, मैं 20 तरीके से पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये होता है गुड टीचर का। असेसमेंट इन इवैल्यूएशन, वो उसका असेसमेंट करे, उसकी जांच पड़ताल करे, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करे कि मेरा स्टूडेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो उसको देखे कि स्टूडेंट की क्या उसमें कमी है, क्या उसमें खूबी है, अगर कोई खूबी है तो उसको नरिश करे, अगर कोई खामी है तो उसको दूर करने की कोशिश करे। क्लासरूम मैनेजमेंट उसको आनी चाहिए, क्लासरूम का डिसिप्लिन हो उसको मेंटेन करना चाहिए, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट सारे को मतलब इक्वल इक्वली मतलब देखना चाहिए उसको, उस क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और क्लास में बहुत से स्टूडेंट ये पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत से स्टूडेंट है पढ़ने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो पढ़ने के लिए आती है, तो उसको उसका जो जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद को वो पूरा कर ले, इस तरह क्लासरूम को मैनेज कर ले। गाइडेंस एंड मेंटरशिप, वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर ले, बोथ एकेडमिकली और पर्सनल ग्रोथ में भी उसको वो उसको क्या कर ले, गाइड कर ले, स्टूडेंट को सपोर्ट कर ले। ये नहीं कि मतलब स्टूडेंट को बस वही वही वाली स्टेटमेंट वो जो पहले स्टार्ट में हमने कहा, द रोल ऑफ टीचर इज नॉट टू इम्पार्ट नॉलेज but to facilitate its learning process throughout the journey of education and its critical thinking and blah blah blah. So ये सब चीजें होती है। अच्छा, एजुकेशनल फिलॉसफी एंड थिंकर्स, ये कुछ फिलासफर है, उसने अपने फिलॉसफी दी है कि अपने एजुकेशन जो लर्निंग प्रोसेस है इस तरह करनी चाहिए, उसका मकसद ये हो। और तो इसकी बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे साथ जॉन डेवे है, वो कहता है, उसका क्या आइडिया क्या है, एजुकेशन इज एजुकेशन एज लर्निंग बाय डूइंग। वो कहता है ना कि अगर आपने किसी बंदे को एजुकेशन देनी है, लर्निंग उसको फैसिलिटेट करना है, तो उसको वो चीज उस पे कर लो, उसको प्रैक्टिकल कर लो। अगर वह प्रैक्टिकल करेगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। और उसका इम्पैक्ट इन एजुकेशन क्या होगा कि वो स्कूल जो होते हैं स्टूडेंट को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करेंगे थ्रू एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो चीजें करेगा सोसाइटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बंदे को प्रैक्टिकल चीजें आनी चाहिए। और ये थ्योरी वगैरह तो नहीं होती है ना। तो वो कहता है कि अगर आप लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट को आप रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। दूसरा फिलासफर है जैन जैकस रसो, इसको हम शॉर्टली जे जे रसो पर बोलते हैं। उसने कहा एडुकेटेड फॉर नेचुरल एजुकेशन फ्री फ्रॉम सोसाइटल इन्फ्लुएंस। उसने कहा कि सोसाइटी जो बंदे को कहता है कि ये फलाना तालीम करो, फलाना न करो, फलाना लर्निंग करो, फलाना न करो, उसने कहा ये नहीं, बल्कि स्टूडेंट को नेचुरल तालीम देनी चाहिए,
चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग एंड डिस्कवरी पे उसका फोकस है। आपने अब बहुत दफा सुना होगा कि कोई ऐसा मुल्क है, मेरे ख्याल में वेनेजुएला है, अगर कोई आपके इल्म में हो मुझे करेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे लिहाज से वो वेनेजुएला है, या कोई ऐसा मुल्क है, नाम का छोड़ो लेकिन कंसेप्ट पे फोकस करो, जहाँ पे स्टूडेंट को जब वो प्राइमरी लेवल पे होता है तो उसको एक बहुत बड़ा कमरा होता है, एक लेक्चर हॉल होता है, जहाँ पे उसको बहुत सी चीजें उसको बिखरे हुए मिलती है। जिस चीज को वो पकड़ लेता है, जिस चीज में वो इंटरेस्ट शो कर लेता है, तो उसको वही चीज की तालीम शुरू कर दी जाती है। तो जे जे रसू का भी यही कंसेप्ट था और वो लोग इस कंसेप्ट पे लेके जाते हैं। ठीक है। फिर जॉन लॉक है। जॉन लॉक कहता है कि माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट। माइंड जो है ये हमारे साथ एक, इसको टेबोला रसा भी कहते हैं ब्लैंक स्लेट को ना, कोई लैटिन वगैरह का लफ्ज है, टर्म है। तो वो कहता है कि जो हमारा माइंड है वो एक ब्लैंक सफ़े की तरह है। ये एक जो चाइल्ड पैदा हो जाता है, तो उसका जो माइंड होता है वो तो सॉफ्ट पत्ते की तरह होता है, सॉफ्ट पेज की तरह होता है। तो वह क्या कहता है कि उसको एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट के थ्रू उसको नॉलेज मिलती है, वो वहां से नॉलेज उसको जो है वो हासिल करता है। फॉर वो उसका मकसद क्या होता है, जे जे रसू का जो वो मेहता वो कहता है ना, जैसे जेजे रसू का जो आइडिया है उसने सिर्फ नैरो डाउन किया है। जेजू रसू ने क्या कहा था कि अपने बंदे को नेचुरल वे से तालीम देनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी उसको फिर तालीम देनी शुरू कर देती है। सोसाइटी में जो चीजें है वो उसने याद करनी है, वो उसने लेनी है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग पर नहीं होता। तो वो कहता है कि माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट होता है। जे जे रसू का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया है, नैरो डाउन किया है। वो कहता है कि सोसाइटी में जो उसको नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट से उसको नॉलेज मिलता है, फिर वो उसको ले लेता है। तो ये चीजें उसने बताई। अच्छा, प्लेटो। प्लेटो उसने कहा कि एजुकेशन का मतलब होता है कि वो हासिल कर सके, ट्रूथ के बारे में उसको जानकारी मिल जाए, ब्यूटी के बारे में कि असल खूबसूरती क्या है, अच्छाई के बारे में उसको पता चल जाए। उसने promoted philosophical inquiry and moral education। फिलासफी के थ्रू हम फिर क्या, फिलासफी के थ्रू हम फिर ट्रूथ को हमको मिल जाती है, और मॉरल एजुकेशन से हमको गुडनेस का पता चल जाता है। तो वो कहता है कि ये जो एजुकेशन है उसका मकसद ये होना चाहिए कि ट्रूथ, ब्यूटी और गुड को उसकी पता चल जाए। और वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी का यही मकसद होता है कि वो इन 3 चीज़ों के बारे में जाने, और इसके लिए वो बहुत सी कोशिश करता है इंसान, जिसके लिए अपनी माइंड वगैरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन इतना डीप हमने नहीं जाना। एरिस्टोटल क्या कहता है? एरिस्टोटल कहता है कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल हू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। वो कहता है कि ह्यूमन जो होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं, वो अपनी लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू करता है। वो प्रैक्टिकल एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पे एम्फसाइज देते थे। एरिस्टोटल जो है वो ग्रीक के दौर का था, तो ये जे जे रसो जो है वो तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का है। तो एरिस्टोटल का आइडिया उसने जे जे रसो ने असल में लिया है। अब असेसमेंट और इंटेलिजेंस इन एजुकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। असेसमेंट के में का माने क्या है? जांच पड़ताल, यानी एग्जामिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट, के आप स्टूडेंट का एग्जाम ले कि वो कितना पानी में है। सिंपल अल्फाज में यही मतलब है इसका। अ, इसमें हमारे साथ है द स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट वर्क बेस्ड ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया। इसको हम रूब्रिक्स कहते हैं, कि एक क्राइटेरिया हमने बनाया है कि अगर बंदे का 80% मार्क्स है तो वह ए1 ग्रेड में आता है, अगर सॉरी 70 मार्क्स है तो ए1 में आता है, अगर बंदे का ये है एक्सीलेंट है वगैरह। तो एक क्राइटेरिया हमने बनाया है, उसके थ्रू बंदे का जो इवैल्यूएशन होता है इसको हम रूब्रिक्स कहते हैं। इसकी बेनिफिट क्या होते हैं? अगर बंदे के आपने ना रूब्रिक्स के थ्रू आपने उसकी असेसमेंट करनी है, उसकी इवैल्यूएशन करनी है, तो उसका फायदा क्या है? इंश्योर फेयर एंड कंसिस्टेंट ग्रेडिंग। इस जिसकी वजह से फेयर, उसमें फेयरनेस आती है ग्रेडिंग में। बंदे को पता चल जाता है कि मैं फेयरली ऐसा ही हो, मैं सही तौर पर ऐसा ही हो, और किसी एक बंदे का हक दूसरे को नहीं दी जाती। ये जो है क्लियर फीडबैक टू स्टूडेंट मिल जाती है। ज़ाहिर है कि बंदे को पता चल जाता है, यही वही बात है, सिर्फ अल्फाज को पैराफ्रेज किया हुआ है। हेल्प टीचर असेस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर असल मकसद जो है वो टीचर को पता चल जाता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो थी, मैंने जो लेसन प्लान किया हुआ था, उसका मकसद जो था वो मुझे हासिल हुआ है या नहीं हुआ है।
ये से असेसमेंट का वो मकसद है। ये जो इनामात लेते हैं हम, ये नंबर्स लेते हैं, इस कोई चीज नहीं है। असल में ये होता है आइडियल जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हमारे साथ एक रूब्रिक्स है आईक्यू एंड इंटेलिजेंस ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसको हमने तरतीब दिया हुआ है। अच्छा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है आईक्यू मेजर कॉग्निटिव एबिलिटी, बंदे का जो दिमागी सलाहियत है उसको हम आईक्यू के थ्रू मेजर करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। यहाँ पे थोड़ा फार्मूले में गड़बड़ हुआ है, लेकिन मेंटल एज के बाद डिवीजन है, डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आईक्यू। अच्छा, मेंटल एज ये होता है कि आपके कॉग्निशन दिमाग कितना काम करता है। क्रोनोलॉजिकल एज ये होता है कि आपका उम्र कितना है। फॉर एग्जांपल मैं 12 साल का हूँ और मेरा माइंड जो है वो 12 साल का है, और मेरा जो है वो क्या है, आई क्यों कितना है, तो 12 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मेरा आई क्यों बनेगा। ठीक है, अभी आई क्यों का जो रोब्रिक्स बना हुआ है वो क्या है, 145 टू 160 जो है वो वेरी गिफ्टेड होता है। वो मतलब हाई इंटेलिजेंट लेवल के जो बंदे होते हैं वो 145 टू 160 इसका आई क्यों होता है। 130 टू 144 जो होता है वो गिफ्टेड होते हैं, वो इतना हाई नहीं, वो इससे थोड़ा कम होता है, एडवांस होते हैं लेकिन उससे थोड़ा कम होते हैं। ये 120 टू 129 जो है वो उसका इंटेलिजेंस जो होता है ये सुपीरियर इंटेलिजेंस होते हैं। अच्छा, ये जो 110 टू 119 होते हैं ये हाई एवरेज इंटेलिजेंस होते हैं, जो मतलब इसका एवरेज हाई होता है, आम से स्टूडेंट नहीं होता है। 90 टू 109 जो होता है उसका एवरेज बंदे जो है वो एवरेज स्टूडेंट है, वो इतना काबिल नहीं है। ठीक है, अच्छा 80 टू 89 ये लो एवरेज इंटेलिजेंस, यानी ये ना इसके साथ अगर आपने ना टीचर ने मेहनत की तो वह अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, लेकिन अभी अच्छा नहीं है। 70 टू 79 जो है ये है बॉर्डर लाइन पे है, इसके साथ भी अगर मेहनत की जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की जाए, तो वो अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो गुजारा ही कर लेगा। अच्छा, 55 टू 69 ये इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। ये जो 40 टू 454 है वो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी ये इन दोनों में ना डिसेबिलिटी है, उसका जो माइंड है वो सही काम नहीं करता, वो हम इसको शॉर्ट अल्फाज में क्या कहते हैं, दीवाना है। तो ये बात है इसमें। अच्छा, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज में क्या है, क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बहुत जरूरी है टीचर के लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है तो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्लासरूम का अच्छा नहीं है, तो मोटिवेशन और एंगेजमेंट में आपको फर्क मिलेगा, उसमें मसले मसाइल आएंगे। और अगर मोटिवेशन नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, तो आपकी टीचिंग का फायदा नहीं है, आप सिर्फ दीवारों को पढ़ा रहे हो। तो टीचर का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है, क्रूशियल रोल अदा करता है, ताकि वो सपोर्टिव और ऐसा स्पेस प्रोवाइड करे जहाँ पे स्टूडेंट को ना मतलब बात करने की, उसको लर्निंग की जो एनवायरनमेंट ही मिल जाए। अच्छा, इफेक्टिव लेसन इंट्रोडक्शन स्ट्रेटेजी फॉर, अगर आप एक लेसन आपने ना स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो उसको इंट्रोड्यूस आपने किया किस तरह करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या, पहले क्वेश्चनिंग है, जिस तरह हमने ना हम अक्सर औकात देखते हैं कि हम हमारे टीचर के क्या, बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपको पता है पेडागॉजी क्या होता है? पहले क्वेश्चन करता है, आपके माइंड को थोड़ा हिला लेता है कि क्या आप लोगों को पता है? अगर कोई इसको जवाब देता है तो इसको गुड देता है, अगर कोई नहीं देता फिर भी उसको गुड देता है। वमीर तकी मीर का वो एक शेर है, फाकिराना आए सदा कर चले, ना खुश रहो हम दुआ कर चले, कि अगर खैरात दिया भी हम दुआ करते हैं, अगर नहीं दिया फिर भी हम वो मतलब जाते। तो टीचर को अगर आपने जवाब दिया, सही दिया फिर भी गुड, गलत दिया फिर भी गुड, अगर नहीं दिया तो फिर भी गुड, उसका असल मकसद है, उसका मकसद मिल ही जाता है, इस वजह से वो वोट देता है, ताकि स्टूडेंट को एंगेज करे जिस क्वेश्चन के बाद स्टोरी टेलिंग करता है, इसके थ्रू वो ना स्टूडेंट का इंटरेस्ट बिल्ड करता है, उसको स्टोरी इस तरह स्टोरी वो बयान करता है कि उसके टॉपिक के साथ रिलेटेड स्टोरी बयान करते करते ना अचानक वो उसका शिफ्ट जो है वो टॉपिक की तरह ही जाता है। फिर मल्टीमीडिया, ज़ाहिर है मल्टीमीडिया का अगर यूज़ करेंगे, जो आपका जो टॉपिक है उसको उसको वीडियो के थ्रू ही आप इसको वो करें, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग और विजुअल में एनहांसमेंट आता है, अच्छी आ जाती है। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इसको शुरू कर ले और फिर टॉपिक की तरफ जाए तो फिर भी ये अच्छा है, लेकिन क्वेश्चनिंग जो है हमारे साथ वो है। तो ये बातें हुई हमारे साथ पेडागॉजी के फर्स्ट चैप्टर के। इंशाल्लाह ये इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, आप इसको सुन लें। एक दूसरा प्लेलिस्ट है, इसमें हमारे साथ एमसीक्यूज है, इसी हवाले से उसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको भी देख लें इंशाल्लाह ताला। ये जो एमसीक्यूज पेडागॉजी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, इंशाल्लाह आपको इस आसानी से हल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।